हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं विशाल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ये जो हमारा सेशन चल रहा है, जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिहाज से चलाया जा रहा है। और ये हमारे समझ से यूट्यूब के इतिहास का पहला चैनल है जिस पर सारे के सारे सब्जेक्ट निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, बिना कोई शुल्क के, विथ प्रॉपर PDF नोट्स देकर पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपर नोट्स दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमने सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने जाना है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी। तो आज केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, उत्पाद, प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। और यह जो सेक्शन है एकदम जीरो लेवल से शुरू किया गया है, ऐसा नहीं कि ऊपर से है। ऐसा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कहीं भी कोई नहीं दे सकता है, एकदम प्रॉपर वे में किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो विशाल ऑनलाइन क्लासेस करके ऐप है, वो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां से आप प्रॉपर PDF और नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर को, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले ही बात आया कि भाई रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, क्योंकि ये चैप्टर ही है। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, अगर रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करेंगे तो जब कोई भी पदार्थ मान लेते H2, ठीक है, H2 यानी वाटर, अकेला या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करता है तब भिन्न गुण वाले एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जब कोई पदार्थ अकेले या मान लीजिए O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाया, H2O, भिन्न गुण वाले, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया करके वाटर बना दिया, तो भिन्न गुण वाला हो गया ना। तो एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रतिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ समझ है। कहने का मतलब एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और वो पदार्थ पहले वाले से भिन्न हो तो उसे ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaCO, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये जो CaCO3 को तो कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, और ये जो साइन होता है ये हीट का होता है, डैट मीन्स उष्मा का होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण कहते किसको, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी अन्य तत्व या एक से अधिक गुण वाले के साथ रिएक्ट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो किसके उपस्थिति में कराया गया, सनलाइट की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया कराया गया तो 2 एसिड। तो भाई 2 यहाँ क्यों लगा, तो क्योंकि बैलेंस करने के लिए, यहाँ भी H2 है, Cl2 है, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, तो इसी को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया गया। अब इस संतुलन होता क्या है, तो जब हम रासायनिक समीकरण का संतुलन पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी अच्छे से हम आपको बताएंगे कि संतुलन करने का क्या क्या रूल है, क्या क्या नियम है। तो यहाँ पर सबसे पहले आया बात
कि सर यहाँ पर अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है। तो अभिकारक का मतलब समझ लीजिए, जो रिएक्शन के बाईं तरफ होगा, जो रिएक्शन के बाईं तरफ होगा उसको अभिकारक दैट मीन्स रिएक्टेंट बोलेंगे। जो रिएक्शन के दाईं तरफ होगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे दैट मीन्स प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए आपको जनरल तौर पर, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब ये हमेशा बाईं तरफ, जनरली 99% केस में हमेशा बाईं तरफ होगा। कहाँ होगा? बाईं तरफ होगा। अभिकारक कहाँ होगा? बाईं तरफ होगा। जबकि वही अगर प्रतिफल या प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 99% के केस के अंदर वो दाईं तरफ होगा। कहाँ होगा? दाईं तरफ। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो उसको प्रतिफल कहते हैं। अगर कोई चीज़ को मिलाएंगे एक दूसरे के साथ तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। और वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो ये देखते क्या कह रहा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा यौगिक है ना जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सूत्र पूछा जाता है, इस हमेशा पूछा जाता है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ये जो साइन है ना, ये गर्म का साइन है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, जहाँ भी ऐसा दिया हो ये या तो उष्मा होगा या गर्म होगा या हीट होगा, इसी का साइन को डिनोट करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अगर हम ऐसे लिख देंगे, अगर आगे लिखेंगे ऐसे लिख देंगे मतलब उड़ रहा है, गैस है, उड़ रहा है। अगर ऐसे लिख देंगे, कहने के बाद नीचे बैठ रहा है, अगर रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी पतीली में या परख नली में बैठ जाएगा, दैट मीन्स वो ठोस है, वो नीचे बैठ गया। तो ये बैठने का साइन, ये ठोस का साइन है, ये उड़ जाएगा तो गैस का साइन है। तो ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ गुण होगा ही होगा। तो उसी के बारे में जानते हैं। आइए, अब एक बात और आया, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्रिया विधि को बतावे। तो इसके क्रिया विधि क्या क्या है, इसका मतलब देखिए हमने प्रयास किया है कि सबसे कम से कम सरल भाषा में आपको समझाया जा सके। रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि को बतावे का कहने का मतलब है किसी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक कहने का अभिकारक जब भी बोला क्या हुआ, बाईं तरफ अणुओं के बीच रासायनिक बंधनों को टूटने और बनने की क्रमबद्ध प्रक्रिया का विवरण है। कहने का मतलब जब H2O अभिकारक टूटेगा तो H2 + O2 बनेगा। तो जब इसी अभिकारक के अणुओं के बीच रासायनिक बंधन टूटने और बनने की क्रमबद्ध प्रक्रिया का ही रासायनिक अभिक्रिया का क्रिया विधि है। तो ये टूटा तो ये बना, ये जुटा तो ये बना। तो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के पारस्परिक है, टूटने और बनने। ये यहाँ से टूट रहा है, ये यहाँ से टूट रहा है और ये दोनों मिलकर बन रहा है। तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमने प्रयास किया है काफ़ी सरल से सरल भाषा में समझाने का। अब आते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टी इसके 5 या 6 प्रॉपर्टीज हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या होगा, तो एक तो गैस बन के निकल जाएगा, दूसरा होगा कि आपको ठोस के रूप में नीचे ही बैठ जाएगा, तीसरा होगा कहने का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई रंगहीन हो जाएगा, कोई गंधहीन हो जाएगा, कोई अपक्षेप बनेगा। तो इसी तरह 4 या 5 आपको 6 लगभग प्रॉपर्टी है जो आपको जानना चाहिए और इससे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम के में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है। पहला प्रॉपर्टी है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता का पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी ये है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। गैस की उत्पत्ति होती है कहने का मतलब किस गैस की उत्पत्ति होती है, तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। देखिए जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया था तो जिंक जो है क्लोरीन को लेकर निकल जाता है, ZnCl2 + H2 बच जाता है। तो ये H2 जो बचता है ना तो ये गैस के रूप में उड़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस जो होता है कभी भी
गैस को बंद नहीं किया जाता, जब भी वो निकलेगा उड़ जाएगा, तो वही H2 गैस निकलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है कि दानेदार जस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो H2 गैस निकलती है। तो हमने बता रखा है कि H2 गैस निकलती है। अब ये क्या है कि अब यहाँ पर बैलेंस करना चाहें तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन हो गया। तो बैलेंस क्या है, इसको जब हम इस नेक्स्ट क्लास जो बताएंगे कि उसमें बैलेंस कैसे किया जाता है, उसका क्या रूल है, तब आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाए। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि ऐसे बैलेंस होता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी की बात करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी की, अब यही एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है जब सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट को आपको याद रखना है कि आपको हमेशा एग्जाम में पूछ देता है कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। जब Na2CO3 पर तनु हाइड्रोक्लोरिक, अब एक यहाँ टर्म आया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोलिक अम्ल कहने का मतलब पतला या कम सांद्रता वाला, मतलब कहने का जिसमें पानी अधिक से अधिक मिलाया जाए। जैसे चीनी के घोल को जब मीठा नहीं बनाना होता तो हम अधिक से अधिक अगर चीनी के घोल में पानी को रख देंगे तो मीठा नहीं हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो कहने का पतला या कम सांद्रता वाला विलयन या पानी की मात्रा अधिक हो जाना, उसी को कहते हैं तनु। तनु का मतलब पानी की मात्रा अधिक हो जाना, इसको आप लोग याद रखें। जब सोडियम कार्बोनेट के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या CO2 गैस में निकलती, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद वाटर बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, तो ये इस रिएक्शन को आपको याद में रखना है। अब दूसरा प्रॉपर्टी पर आइए, देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, हमने शुरू में ही बताया कि अपक्षेप का भी बनना एक इसका प्रॉपर्टीज का उदाहरण। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपक्षेप की उत्पत्ति होती है। अब एक वर्ड आया है यहाँ अपक्षेप। अपक्षेप का मतलब होता है ठोस पदार्थ का बनना। देखिए कितना बारीकी से रिसर्च करके बनाया गया नोट्स तक कि अपक्षेप मतलब कितना आदमी को समझ नहीं आता। तो अपक्षेप का मतलब होता है ठोस पदार्थ का बनना। तो कहने पर जब सोडियम क्लोराइड को NaCl को जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3 बनता है और AgCl नीचे बैठ जाएगा। जब ये अपक्षेप बनता है, कहने का मतलब ही अपक्षेप बनना माने ठोस हो जाना। जब कोई पदार्थ ठोस रहेगा तो क्या होगा, वो परख नली या किसी भी चीज़ में रिएक्शन कराएंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे बैठ जाए तो वही अपक्षेप होगा। ये सॉलिड होगा तो अपक्षेप बन जाएगा, इसलिए नीचे बैठ जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो आपको याद रखना है क्या क्या यहाँ पर याद रखने वाला चीज़ यहाँ पर क्या क्या है कि भाई सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछ देता है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो ये आपके एग्जाम में पूछ देता है। और ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी रिएक्शन है ऐसा। इसमें अगर देखा जाए तो इसको अगर लिखने का तरीका जानेंगे तो देखिए रिएक्शन देखकर भी आप लोग लिख सकते हैं। तो जब बेरियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया किया जाता है या जलीय विलयन में डाला जाता है तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और जो बेरियम सल्फेट होगा वो श्वेत अपक्षेप होगा। आपके एग्जाम में पूछता है कि बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो बेरियम सल्फेट का रंग आपको सफ़ेद अपक्षेप होता है। अब सफ़ेद अपक्षेप क्यों होता है, किसी बच्चे के मन में सवाल आएगा सर सफ़ेद अपक्षेप कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास लैब है नहीं जो हम आपको प्रॉपर बताएंगे रिएक्शन करने के बाद कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ये आपको किसी भी स्कूल के लैब में बताया जाएगा कि बेरियम सल्फेट का रंग सफ़ेद होता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा के बारे में हमने जस्ट बताया कि रंगहीन होता है, कोई गंधहीन हो जाता है। देखिए ये रंग इनमें आ गया।
कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन होता है? रंग में परिवर्तन होता है। रंग में पोटेशियम परमैंगनेट में अब जब थोड़ा नींबू का रस डालेंगे तो वह रंगहीन हो जाएगा। उसका जो वास्तविक रंग होगा, वास्तविक रंग में जब नींबू का रस थोड़ा डालेंगे तो वह रंगहीन हो जाएगा। तो उसी के बारे में बताया गया। सोडियम पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग में इसका रंग कैसा होता है? तो आपके एग्जाम में पूछता है यहाँ से कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैगनी होता है। ये आपके यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एराइज होता है एग्जाम में। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एक एराइज होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग का विलयन में थोड़ा नींबू का रस डाला जाता है तो विलयन का बैगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। करने के बाद क्या होता है? रंगहीन हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वही अब पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4। हमेशा पूछता है आपके एग्जाम में कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। आपसे एग्जाम में पूछा कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। आपको याद रखना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? तो बैगनी रंग का होता है। जब इसमें थोड़ा नींबू का रस डाला जाता है तो क्या हो जाता है? ये KMnO4 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो जाएगा, रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट ही, लेकिन यह रंगहीन हो जाएगा। जो पहले बैगनी रंग था वो बैगनी रंग हट के रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या होता है? K2Cr2O7। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद में रखना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो नारंगी होता है। आपको याद रखना है। जब इसमें SO2 सल्फर ऑक्साइड की गैस प्रवाहित किया जाता है तो विलयन का रंग नारंगी से कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। देखिए चेंज नहीं होगा, चेंज कुछ नहीं होगा, रहेगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ही, लेकिन SO2 को जब गैस को प्रवाहित किया जाएगा तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ही रहेगा, लेकिन इसका रंग क्या हो जाएगा? नारंगी से हरा रंग हो जाएगा। ये आपके रहा। और ये आपके एग्जाम में यहाँ से हमेशा 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं प्रॉपर्टी से। वो रंग को लेकर हो, अपक्षेप को लेकर हो, अवस्था को लेकर हो, या रिएक्शन दे पूछे कि इसमें कौन अपक्षेप बनाता है। तो ऐसे करके 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बढ़ते अपने चौथे प्रॉपर्टीज की ओर। तो चौथा प्रॉपर्टीज क्या है? जब कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब घर में पुट्टी चूना का होता है तो उसमें एक वाइट कलर का वाइट सीमेंट टाइप का आता है। जब उसको पानी में डाला जाता है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया। तो काली चूना कभी कभी दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। इसको आपको याद में रखना है। अब 5वें प्रॉपर्टी के पास आते हैं। तो 5वां प्रॉपर्टी क्या है? कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था कहने का मतलब क्या है? उसके शेप और साइज में परिवर्तन होता है या वह विलुप्त ही हो जाता है। तो उसी के बारे में बताएंगे। क्योंकि जब हम लोग कपूर को जलाते हैं तो कपूर क्या होता है? वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उड़ जाता है। जब कपूर को जलाते हैं तो देखते हैं कि वो है ही नहीं, कपूर खत्म हो चुका है। तो क्या हुआ? वो अवस्था में परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब वो उड़ गया, वाष्प के रूप में परिवर्तन हो गया। तो उसी के बारे में बताया गया। और दूसरी अगर बात करें, मोमबत्ती को जलाने में मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिर जाता है और कुछ भाग वाष्पित होकर हो जाता है। तो वही बात किया गया है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप पदार्थ के अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ये आपका आज का क्लास रहा। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रासायनिक समीकरण एवं उसके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हमने प्रयास किया कि आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जाए। तो समझ में आए तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।